औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वाक़या याद आ गया जी। वो वाक़या है जी, मैं पाकिस्तान में था, इधर आया हुआ था और गाड़ी थी मेरे पास 22-70, किराए पे चलाता था, घाटा पे आया काफ़ी, बहुत परेशान हुआ, घर में भी काफ़ी मसले चले। गाड़ी को रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ जो बैंगल थे वो भी बेचने पड़े, क्योंकि रोड ये 4-5 साल ये टूटा रहा है, गड्ढा सिंह से लेके ये और कसूर से लेके लाहौर तक, तो गाड़ियों का कुछ नहीं बनता था। बहरहाल बैड एक्सपीरियंस था, तो वो गाड़ी बेच के मेरे माँ बाप ने वो भेजी, वो मुझे पैसे दिए, तो मैं मेरे सौरे के कोई दोस्त थे, रिश्तेदार या वाकफ थे, कोई बड़े ऑफिसर थे, वो कोई जंगलात के, उन्होंने कहा कि हमारा कोई बंदा है वो आपको यूके भेज देगा, तो सिर्फ पैसे दो। 6-7 लाख के विच उन्होंने नाल गल मुकी, इस तरह एजेंट तो करते। तो जैसे उन्होंने कहा मैंने किया, 2 लाख रुपया उन्होंने मुझसे एडवांस लिया, फाइल फुल बनाई, किया, मैं जाके इंटरव्यू वगैरह दे के आया तो वो रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद मैं वही पैसे लेके मलेशिया चला गया। मलेशिया गया मैं, तो वहाँ पे ये हालात आए मुझे कि मेरा वीज़ा 3 महीने एक्सटेंड नहीं हो रहा था। उस वक़्त वारिस, हलाल और रफ़ीक और चंद एक बंगाली और 1-2 पाकिस्तानी जो ऑफिसर थे, कोई एक्स थे, वो काम कर रहे थे वीज़ों का। तो मैं बिल्कुल फारग था, जैसे नहीं इधर जा उधर जा, जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल कोई भी मेरा दोस्त ताउन नहीं कर रहा था। मुझे मीन कि मैंने वीज़ा दिया हुआ था अपना लगने के लिए, और कैसे हो सकता है इतने बड़े बड़े काम करने वाले वो काम करें और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, वो कहीं भी नहीं। और इसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे ना 2 महीने ख़त्म हो गए। 2 महीने के बाद ज़ाहिर मैंने जाना था, इन्होंने मुझे मशवरा दे दिया कि इन्होंने बोला वारिस वगैरह ने कि आप सिंगापुर से होके आ जाओ। उस वक्त एंट्री थी, तो मैं गाड़ी पे बैठा, मैं जोहर बारू पहुंचा। तो मैं जब पहली इमिग्रेशन क्लियर करनी थी, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल इतने सवाल किए कि मुझे उतार लिया गाड़ी से कि 2 महीने तुमने रह लिया है, तो अभी कौन सी सैर बाकी रह गई। अब मेरा सारा उस वक्त ना, मेरा एक दोस्त आ रहा था जिसने मुझे कहा था कि चलो यार मैं उधर चला जाता हूँ वेल्डिंग के काम के लिए, अमजद। अब वो आ रहा था, तो मैंने कहा यार वो नया आदमी है, क्योंकि हमने सोचा था कि यार तुम भी वेल्डिंग का लोहे का काम करते हो, तो चलो कोई छोटा मोटा रल मिल के वर्कशॉप बनाएंगे। अब वीज़ा ही नहीं मेरे लगे, तो मैं क्या करता। तो मैं वहाँ पे था, मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र थी कि वो उधर मलेशिया आएगा तो मैं इधर से वापस ही ना आ सकूँ। बहरहाल उन्होंने ना मुझे काफ़ी देर बैठाए रखा, मैं बैठा रहा, परेशान मैं हो गया। मैंने अगर इन्होंने एग्जैक्ट के टाइम पे इतनी मुझे देर लगा दी है ना, तो बड़ी मुश्किल है मुझे सिंगापुर एम्बेसी से वीज़ा मिल जाए। वही हुआ, जब मैं इंटर हुआ सिंगापुर, उन्होंने कोई बात नहीं की, बड़ा जल्दी उन्होंने फ़ारग कर दिया। तो मैं जाके एक होटल में रहा। होटल में रहने के बाद मैं अगले दिन जाके मैंने वीज़ा अप्लाई किया, 2 दिन बाद उनका रिफ्यूज़ हो गया। अब मैं परेशान हो गया, बहुत परेशान था। तो मेरा एक दोस्त था उधर, एक बना हुआ बर्मन ज़ात का था, वो बहुत अच्छा इंसान था, उसके साथ कोई दोस्ती होगी मेरी उधर ही। ये है मुस्तफ़ा सेंटर टाइप है, जहाँ पे क्या है मंगोलिया मस्जिद भी है। तो हाँ, वहाँ पे मैं बहुत रोया था एक दफ़ा। वो कैसे रोया था कि मैं जब 1-2-3 दफ़ा मैं सिंगापुर गया ना, तो कभी मस्जिद का ख्याल ही नहीं आता था पता ही नहीं था मस्जिद किधर। तो जब मैं नमाजी था, तो मैं मस्जिद गया, मैंने वहाँ पे नमाज पढ़ी, मैं रोया, मैं या अल्लाह, मैं 2-3 दफ़ा इधर आया, तो मुझे तो ये पता ही नहीं था यहाँ पे मस्जिद है कि नहीं। तो वहाँ से फिर उसने मुझे कहा, एक दिन उसने मुझे कहा कि यार आज छोड़ो, तुम ये बात कुछ नहीं करनी, मुझे अपने दीन के बारे में बताओ। तो जी वो मुझे लेके बैठ गया, कंप्यूटर का कोई वो ना इंटरव्यू वगैरह देने आया था, वल्लाह आलम भला मुझे मिला था। बहरहाल उसको मैंने इस्लाम की, दीन की जो भी कॉमन बातें हैं बहुत अच्छी बताई, उसने सुनी, बड़ा मुतासर हुआ। उसने कहा चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो हम तो चले गए खाना खाने होटल में। मैं कहता रहा कि नहीं यार मैंने नहीं खाना, लेकिन फिर भी वो ले गया, नहीं यार आप मेरे साथ आओ। अब खाना आया, तो मुझे पता है ये वेजिटेरियन होते हैं, ये गोश्त नहीं खाते, तो मैंने सब्ज़ी का ऑर्डर दिया, उसकी रिस्पेक्ट की। उसने कहा नहीं
ये हराम है या ममनू है, ये हमारे में है, आप में नहीं, आप अभी खाओ, गोश्त खाओ। उसने बहरहाल ना उसकी बज़्ज़त पे उसने मुझे ये मीट खिलाया। आई रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट मी, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद उसने एक चीज़ मुझे समझाई, उसने कहा पढ़े लिखे हो, ज़ुबान जानते हो, बाई एयर वीज़ा है, जापान एयरलाइन की टिकट लो और वहाँ पे जाके उतर जाओ, कुछ नहीं होता, जैसा सोचोगे वैसे ही आगे होगा। ये पहली थॉट थी जो मुझे मीन के जेहन में नहीं थी ये बिल्कुल, और थॉट्स ये पहला था ये काफ़ी, और इसके ऊपर मैंने गौर फिक्र भी किया। तो अब होना भी यही था कि मैं गया, जब मैं जहाज़ में बैठा, उतरा सिंगापुर कुआलालंपुर एयरपोर्ट, तो काउंटर पे गया तो लड़की ने देखा, उसने देखा कि ये 2 महीने पहले रह के गया है, 4-5 दिन बाद फिर आ गया। उसने एक अफसर को बुलाया, मेरा कागज़ और पासपोर्ट दिए और दफ्तर भेज दिया। अब मैं दफ्तर जाके बैठ गया। अब मेरे दिन में था अब जो होना है ना होने दो, कोई बात नहीं, अब इनका क्या ये करूँगा। मैं बैठा रहा, वो मेरे को देखते रहे भी, कोई नहीं तो देखो या प्रॉब्लम हो जाए ना तो कहते ना यार हेल्प मी दिस दैट। मैंने कहा क्योंकि मैं थक इतना चुका था बीन के। एक मिनट मेरी बात सुनो, बात तो मैं बात कर रहा हूँ बता। तो वो ना मैं बड़ा थक चुका था एक साहब का कि मेरे साथ हो गया रहा। बहरहाल उन्होंने कुछ देर बाद, आधे घंटे पौने घंटे बाद उन्होंने मैंने आवाज़ मारी, आवाज़ मार के कोई बात नहीं की, उन्होंने 1 महीने का स्टैंड और लगा दिया। तो इनके जहन में था शायद मैं वापस ना आ सकूं। तो मैं जब वो उस काउंटर पे, उसी काउंटर पे भी मुझे लेके गए, तो वो लड़ने लग पड़ी मलेशियन ज़बान में कि हमें कहते हैं यू टर्न वाले को रोको, आप ठप्पे ला ला के देती यार। ये बातें बहरहाल मैं सुनता, मैं चुप करके निकल आया। 1 महीना मैं और रहा, मैं देखा मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, तो फिर मैं वापस आ गया। वापस भी मैं क्यों आया था, वहाँ पे एक नदीम मुंदरी था, दोस्त पुराना मेरा, वो फौत हो गया था। जब वो फौत हुआ ना तो उसकी जो लाश थी ना हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे झगड़ा हो गया। वो कुछ कहे ये क्रिश्चियन है, कुछ कहे ये इसका फलां है, कुछ कहे ये मुसलमान है। वहाँ पे काफ़ी, अब कोई बोल नहीं रहा, मैं बोल पड़ा, क्योंकि मैं जानता था उसकी हालात को, उसकी बीवी ने उसको कैसे इस्तेमाल किया था। जब वो बीमार हो गया तो उसको बिल्कुल रद्दी की तरह फेंक दिया। तो मैंने 2-4 बातें की, मैंने कहा उसकी बीवी को, मैंने कहा जिंदा था तो चलो तो जो तुमने कर लिया, अब मरे हुए की तो छोड़ दो, खैड़ा इज्जत कर दो, जो तुम्हें वो बता के गया तुम कर दो। उसने कहा तुम कौन होते हो बोलने वाला, कोई और बोल नहीं रहा। मेरा बहरहाल थोड़ा सा बोलने से ना मलेशियन लोग आ गए, उन्होंने मामला अपने हैंड में ले लिया। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ मुझे बहुत खाई, बहुत ज़्यादा मुझे इसने सीरियस किया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ आ गया हूँ फिर। तो मैं सोचा यार तंग तो पहले ही था, मैंने कहा वापस चलो यार, बस हो गई। इन लोगों के लिए कमाना है, मान गुआना है, तो देखो मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद। तो ये चीज़ मैं बड़ा सीरियस ले गया, तो मैं वापस आ गया। वापस आया तो फिर मैंने दुकान पे काम शुरू कर दिया, यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह, वो इन्होंने मैंने बड़े थोड़े से लाया बदान थे, मैं वो भी कर गया। फिर एक दिन मेरे भाई ने खुद ही कहा बाहर जाना ही, क्योंकि खर्चा वगैरह तो मिलता नहीं था, घर का खर्च ये चलाते थे, और मैं बस काम किया, घर चला गया। तो मैंने कहा चलो यार बाहर जाएंगे तो कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा फ़ोन करो। तो मेरा एक लाला अरशद था दोस्त, मैंने उसने कहा तुम्हें अभी कॉलिंग भेजेंगे, मीनवी की वीज़ा उधर भेज के तुम्हें बुलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसने कहा कितने पैसे चाहिए, मैंने कहा 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। बगैर कहे इसने अगले दिन मुझे 1 लाख रुपया लिया के दिता, कहता ए फड़ तो बाकी मैं तेन फिर दे देगा जो काम होगा। लो जी, मैं और 1.5 लाख रुपया लैके वापस आ गया। उनके मेरे काफ़ी अमीर दोस्त हैं जो कह रहे थे आप जाएं वहाँ पे कारोबार करने आएंगे, ये वो, बाद में किसी ने पूछा नहीं, ठीक है। ये था। उसके बाद फिर वो मेरा वीज़ा जा वहाँ पे मेडिकल में उन्होंने मुझे अनफिट कर दिया कि आपकी छाती पे जो है वो निशान है, बलगम आती थी ना मुझे, तो ये हो गया मेरे साथ चलो, पर अब मैंने वापस तो आना नहीं था। जो हालात जो मैं देख के गया था, मैंने फिर वो बगैर वीज़े की रहना शुरू कर दिया। वो जब मेरा वो क्लियर हुआ, वो तकरीबन 3 महीने रह गए, तो 3-4 महीने की स्टैंप लगी, उसके बाद वो फिर बगैर वीज़े के मैं तकरीबन 6-7 साल रहा हूँ।
उनकी इमिग्रेशन ओपन हुई है, जुर्माना दे के वापस आएँ। अल्लाह हाफिज़।